हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलीटेक्निक पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज डीसी मशीन में ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे कि डीसी मशीन का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है वो उसका फार्मूला क्या आता है और ईएमएफ जो है हमारा किन किन बातों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट को मानना पड़ेगा। देखिए, ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है किसी डीसी मशीन में। आपको पता है कि किसी स्थिर मैग्नेटिक पोल के बीच में जो है एक आर्मेचर रखा होता है। आर्मेचर के शाफ्ट को जो है प्राइम मूवर के शाफ्ट से हम कपुल्ड करते हैं। प्राइम मूवर के शाफ्ट से कपुल करेंगे तो जो प्राइम मूवर मैकेनिकल एनर्जी देगा तो हमारा आर्मेचर भी क्या करेगा, घूमेगा। तो सिंपल सी बात है, प्राइम मूवर का शाफ्ट अगर घूमेगा तो आर्मेचर का शाफ्ट भी क्या करेगा, घूमेगा। तो उसके साथ जो है आर्मेचर भी हमारा क्या होगा, घूमेगा। ठीक है, तो आर्मेचर घूमेगा तो वो स्थिर मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा। जब स्थिर मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होगा, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर के बीच रिलेटिव मोशन होगा, जिसकी वजह से आर्मेचर कॉइल के द्वारा मैग्नेटिक फ्लक्स कटेंगे। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कटेंगे तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल के अनुसार जो है उसमें ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब इस ईएमएफ को हम कौन सा ईएमएफ बोलते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। समझ में आया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ तब था जब मान लीजिए कोई एक कॉइल थी हमारी, उसकी लंबाई एल थी। समझ में आया। वो बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था, बी वैल्यू के मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था। जैसे उसका फार्मूला होता है E बराबर बी एल वी साइन थीटा। बी क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है। एल क्या है, कंडक्टर की लंबाई है। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर है। समझ में आया। तो इसका फार्मूला तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं पहले से ही। लेकिन अब यदि डीसी मशीन में पोलों की संख्या कितनी हो, पी हो, पर पोल मैग्नेटिक फ्लक्स फाई हो, और उसके बाद डीसी मशीन के आर्मेचर पर टोटल कंडक्टर की संख्या जेड हो। समझ में आया। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो उस कंडीशन में जो है डीसी मशीन का जो ईएमएफ इक्वेशन होता है उसी के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा, हमें क्या मानना पड़ेगा, माना डीसी मशीन में क्या है, P बराबर क्या है आपका, नंबर ऑफ पोल, नंबर ऑफ पोल इन डीसी मशीन, नंबर ऑफ पोल इन डीसी मशीन। ठीक है। अब फ्लक्स क्या, फाई क्या है, फाई हमारा क्या है, फ्लक्स है। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स पर पोल, पोल इन वेबर। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर में होती है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, जेड क्या है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। ठीक है। और जेड बराबर एक और फार्मूला होता है, जेड बराबर होता है स्लॉट्स इनटू पर स्लॉट्स नंबर ऑफ, पर स्लॉट्स नंबर ऑफ, नंबर। देखिए एनो को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ओ नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख रहे हैं, नंबर को शॉर्ट फॉर्म में एनो लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो पर स्लॉट्स नंबर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कई सारे स्लॉट्स होंगे आर्मेचर के ऊपर, आपको पता है कि स्लॉट्स होंगे, उसी में कंडक्टर को क्या किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक स्लॉट्स में अगर 10 कंडक्टर होंगे तो 20 स्लॉट्स में कितने कंडक्टर होंगे, तो 20 इंटू 10 कर देंगे आप। ठीक है, तो 20 धम्मा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि स्लॉट्स गुणे पर स्लॉट्स नंबर ऑफ कंडक्टर, मतलब एक स्लॉट्स में कितने कंडक्टर हैं, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन किस में कर दिया जाए, नंबर ऑफ स्लॉट्स में कर दिया जाए, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर निकल आएंगे। समझ में है। कंडक्टर कैसे होता है, जैसे मान लीजिए एक हमारे पास कॉइल है, एक टर्न की कॉइल है, ये हमारे पास क्या है, एक टर्न की कॉइल है। तो ये वाला पहला कंडक्टर हो गया और ये वाला हमारा क्या हो गया, दूसरा कंडक्टर हो गया। लेकिन दो कंडक्टर से मिलकर एक कॉइल बनता है। क्या बनता है,
दो कंडक्टर से मिल करके ये कॉइल बनता है। तो ये कॉइल कहाँ पर होगी? किसी आर्मेचर पे होगी। समझ में आया? जो अभी यहाँ पर दिखाया नहीं जा रहा है आर्मेचर बाइंडिंग, देखिए यहाँ पर आपको बना के दिखाया नहीं जा रहा है, क्योंकि आर्मेचर बाइंडिंग जो है आप ड्राइंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो चीज़ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ाया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ कंडक्टर हो गया। और इसी को देखिए क्या लिखते हैं, जेड बराबर स्लॉट्स इंटू सी लिखते हैं। ये पर स्लॉट्स नंबर ऑफ कंडक्टर को क्या बोलते हैं, सी लिखते हैं, ठीक है। स्लॉट्स में कंडक्टर का अगर गुणा कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ए, ये क्या है, पैरेलल ऑफ पाथ है, पैरेलल ऑफ पाथ है। समझ में आया? तो पैरेलल ऑफ पाथ है, तो पैरेलल ऑफ पाथ का मतलब क्या है, देखिए कई सारी आर्मेचर कॉइल होती हैं, कई सारी क्या होती है, आर्मेचर कॉइल होती है। आपको पता है कि दो कंडक्टर से एक कॉइल बनती है, दो कंडक्टर से कितनी कॉइल बनेगी, एक टर्न की कॉइल बनेगी। समझ में आया? ऐसे चार कंडक्टर होंगे, ऐसे कितने होंगे, चार कंडक्टर होंगे, तो दो टर्न बनेंगे। समझ में आया? तो दो टर्न की कॉइल हो गई। उसी प्रकार जो है ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एक टर्न कहलाता है। ये क्या कहलाता है, एक टर्न कहलाता है। और उसके बाद जो है ये हमारा क्या हो गया, दूसरा टर्न हो गया। समझ में आया? फिर उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, तीसरा टर्न हो गया। तो टर्न से मिल करके क्या बनती है, कॉइल बनती है, ठीक है। अब जैसे इसको सीरीज में आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसको सीरीज में आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये क्या बन गई, ये कॉइल बन गई, तीन टर्न की कॉइल बन गई। ये हमारा एक टर्न हो गया, एक टर्न में दो कंडक्टर होंगे, एक कॉइल भी बोलते हैं, एक टर्न की कॉइल बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, ये एक टर्न की कॉइल है। अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो दो टर्न की कॉइल हो गई। अब ये पूरा क्या हो गई, तीन टर्न की कॉइल हो गई। तो ऐसे कई सारी क्या होती हैं, कॉइल होती हैं। अब इसी को हम कुछ इस प्रकार बना के दिखा रहे हैं, जैसे 1 2 3, ये हमारी कॉइल हो गई। समझ में आया? ये हमारी क्या हो गई, कॉइल हो गई। तो ये एक प्रकार से क्या है ना, अब ऐसी कई सारी कॉइलें होंगी, ऐसी कई सारी कॉइलें होंगी, ऐसी कई सारी क्या होंगी, कॉइलें होंगी। इन्हीं को आपस में किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। इन्हीं को आपस में किस में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पैरेलल पाथ। जैसे एक पैरेलल ऑफ पाथ हो गया, दो पैरेलल ऑफ पाथ हो गया, तीन पैरेलल ऑफ पाथ हो गया, चार पैरेलल ऑफ पाथ हो गया। समझ में आया? इसी को क्या बोला जाता है, पैरेलल ऑफ पाथ। अब ये बाइंडिंग सिस्टम से, एक लैप बाइंडिंग होता है, एक वेब बाइंडिंग होता है। इसको तरीके से जो है आर्मेचर के स्लॉट्स में क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है नियम कानून के अनुसार। समझ में आया? लेकिन यहाँ पर हमको स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ईएमएफ इक्वेशन को क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पैरेलल ऑफ पाथ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आर्मेचर के स्लॉट्स में कई सारी कॉइल होती हैं। उन कॉइल को व्यवस्थित रूप से मतलब स्थापित किया जाता है, अच्छे तरीके से स्थापित किया जाता है। उसके बाद वहाँ से मतलब कई सारी कॉइल होती हैं, तो उन कॉइलों का जो कनेक्शन होता है वो आपस में किस में होता है, पैरेलल होता है। तो प्रत्येक कॉइल को एक पैरेलल ऑफ पाथ के नाम से जानते हैं, प्रत्येक कॉइल को एक पैरेलल ऑफ पाथ के नाम से जानते हैं। तो कई सारी कॉइलें होंगी तो उनको पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो इसीलिए पैरेलल ऑफ पाथ बोला जाता है। तो नंबर ऑफ पैरेलल ऑफ पाथ कितना है आपका, ए है। नंबर ऑफ पैरेलल ऑफ पाथ कितना है आपका, ए है, ठीक है। आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा बने। अब जैसे मान लीजिए अगर पैरेलल ऑफ पाथ की मैं बात करूं, ठीक है, पैरेलल ऑफ पाथ की बात करूं, तो लैप बाइंडिंग के लिए ये बराबर पी, पी क्या है, नंबर ऑफ पोल है। ये किसके लिए है, लैप बाइंडिंग के लिए, लैप बाइंडिंग के लिए। और ये बराबर क्या होता है, 2 होता है, किसमें, वेब बाइंडिंग के लिए, वेब बाइंडिंग। देखिए लैप बाइंडिंग जो होती है ना, ये हाई करंट लो वोल्टेज के लिए यूज की जाती है, उसमें थिक वायर यूज किया जाता है। समझ में आया, लैप बाइंडिंग में आगे हम आपको बताएंगे।
और यहाँ पर ये बराबर तो वेव बाइंडिंग है, तो इसमें क्या होता है कि पतला वायर यूज किया जाता है, और हाई वोल्टेज वाइंडिंग होती है लो करंट वाइंडिंग, हाई वोल्टेज लो करंट वाइंडिंग होती है, ठीक है, ये वाली। तो अब यहाँ से देखिए हम क्या काम करते हैं कि हमें देखिए प्रत्येक पैरेलल ऑफ पाथ में कंडक्टर की संख्या निकालनी है। टोटल कंडक्टर तो इतना है, टोटल कंडक्टर इतना है। देखिए होता क्या है कि जितने पैरेलल ऑफ पाथ होंगे, जैसे मान लीजिए कितने पैरेलल ऑफ पाथ हैं, 3 पैरेलल ऑफ पाथ है मान लीजिए, तो 3 पैरेलल ऑफ पाथ हैं, तो सोचिए जो ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा वही ईएमएफ इसमें भी प्रोड्यूस होगा, वही चीज़ इसमें भी प्रोड्यूस होगा। तो हमें सब में निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल किसी एक पैरेलल ऑफ पाथ में निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि एक समय में एक ही पैरेलल ऑफ पाथ जो है कम्यूटेटर के माध्यम से, कार्बन ब्रश के माध्यम से शॉर्ट सर्किट होगा, तो उसी का ईएमएफ हमें आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस वो घूमता रहता है ना। तो हमें सब की निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल एक ही पैरेलल ऑफ पाथ में ईएमएफ इक्वेशन क्या करना है, निकालना है, ठीक है। हमें केवल एक ही पैरेलल ऑफ पाथ में ईएमएफ इक्वेशन क्या करना है, निकालना है। अगर एक में निकल गया तो समझ लीजिए वही होगा हमारा ईएमएफ इक्वेशन। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे आपको पता है, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हम है, सबसे पहला पॉइंट लेकर चलते हैं कि टोटल कंडक्टर की संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर की संख्या Z है। यदि टोटल कंडक्टर की संख्या Z है और Z कंडक्टर में कितने पैरेलल ऑफ पाथ हैं, ये पैरेलल ऑफ पाथ हैं, Z कंडक्टर में कितने पैरेलल ऑफ पाथ हैं, ये पैरेलल ऑफ पाथ है। जब ये पैरेलल ऑफ पाथ में, ये नंबर ऑफ पैरेलल ऑफ पाथ में Z कंडक्टर हैं, तो एक पैरेलल ऑफ पाथ में कितने कंडक्टर होंगे। अब जैसे देखा जाए यहाँ पर ए पैरेलल ऑफ पाथ में Z कंडक्टर हैं, बराबर कितने हैं, Z कंडक्टर है कि नहीं। भाई सिंपल सी बात है, टोटल कंडक्टर की संख्या कितनी है, Z है। अब कंडक्टर की संख्या का मतलब क्या है, हमने आपको बताया ना, जैसे मान लीजिए ये है, अब 3 टर्न की हमारी कॉइल है, हम बहुत सिंपल वे में आपको बता रहे हैं, ठीक है। 3 टर्न की हमारी क्या है, कॉइल है। तो इसको तो हम सीरीज में आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ से दो सिरे निकल गया, ठीक है। अब ये कॉइल हमारी कुछ इस तरीके की है, 3 टर्न की है, ठीक है, 3 टर्न की कॉइल है हमारी। तो 3 टर्न की कॉइल है, तो इसका मतलब इसमें कितने कंडक्टर हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कंडक्टर हैं। टोटल कंडक्टर इस कॉइल में कितने हैं, 6 हैं। ऐसे अगर 10 पैरेलल ऑफ पाथ होंगे तो इसका मतलब है कि 6 दहम्मा 60 कंडक्टर होंगे कि नहीं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक ही पैरेलल ऑफ पाथ के कंडक्टर को निकालना है। तो अब हम ये मान रहे हैं कि अगर टोटल कंडक्टर की संख्या कितनी है, Z है, टोटल कंडक्टर की संख्या Z है, तो सिंपल सी बात है उसमें A नंबर ऑफ पैरेलल ऑफ पाथ होंगे। तो अगर A नंबर ऑफ पैरेलल ऑफ पाथ में कंडक्टर की संख्या Z है, तो एक पैरेलल ऑफ पाथ में कंडक्टर की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एक पैरेलल ऑफ पाथ में कंडक्टर की संख्या, कंडक्टर की संख्या बराबर क्या होगा, Z बाई ये कंडक्टर। तो टोटल कंडक्टर में अगर ये का भाग देंगे तो एक पैरेलल ऑफ पाथ में कितने कंडक्टर हैं ये हमको पता चल जाएगा, क्योंकि Z बाई ये एक पैरेलल ऑफ पाथ में कंडक्टर में ही हमें ईएमएफ इक्वेशन क्या करना है, निकालना है। जितना उसमें होगा वो उतना सब प्रत्येक पैरेलल ऑफ पाथ में होगा, ठीक है। ये हो गया। और देखिए इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, पर पैरेलल ऑफ पाथ, पर मतलब प्रत्येक, पैरेलल ऑफ पाथ, पर पैरेलल ऑफ पाथ ईएमएफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है, पाथ में ईएमएफ बताइए, ई प्रोड्यूस हो रहा है।
कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास कई सारी कॉइल हैं हमारे पास, तो ये कॉइल सभी पैरेलल पाथ कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इनका कनेक्शन पैरेलल में होता है। इनका कनेक्शन आपस में किस में होता है? पैरेलल में होता है। तो अब मान लीजिए ये पैरेलल पाथ में जितने कंडक्टर होंगे उतने इसमें भी होंगे, उतने इसमें भी होंगे, उतने इसमें भी होंगे। तो मान लीजिए इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो 10 क्या कहते हैं, 10 चौक 40 हो जाएगा। तो टोटल कंडक्टर की संख्या कितनी है? जेड है। अगर एक पैरेलल आप पाथ में निकालना चाहते हैं तो बताइए कितना होगा? तो जेड बाई कितना होगा? जेड बाई आप 4 कर देंगे, 1 2 3 4, तो 4 का जब इसमें भाग दे देंगे तो 40 बटे कितना हो जाएगा? 4, तो 10 कंडक्टर आ गया कि नहीं? तो एक पैरेलल आपात में कितने कंडक्टर हुए? 10। तो हमें एक ही पैरेलल आपात में निकालना है, क्योंकि जितना इसमें प्रोड्यूस होगा उतना ही इसमें भी प्रोड्यूस होगा, एकदम समान होगा। समझ में आया? दूसरी बात क्या है, अब इसी एक पैरेलल पाथ में हमें ईएमएफ निकालना है। अब हमने माना है कि पर पैरेलल पाथ में ईएमएफ कितना है? ई है। समझ में आया? ई वोल्ट है। तो इसे हमें मान के चलना पड़ेगा, तभी जाके ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन हो पाएगा। अब हम ये देखते हैं कि डीसी मशीन में कुल फ्लक्स कितने प्रोड्यूस हुए। तो टोटल अगर फ्लक्स की बात करें, तीसरा नंबर अगर मैं जाऊं तो टोटल फ्लक्स बराबर नंबर ऑफ पोल इनटू फ्लक्स पर पोल होगा। कैसे होगा? नंबर ऑफ पोल, भाई सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ पोल आप लिखिए। नंबर ऑफ पोल क्या है? पी है। अगर इसमें फ्लक्स का आप गुणा कर देंगे तो हमारा टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, ये जो हमारा फ्लक्स है ये पर पोल फ्लक्स है। अगर एक पोल के द्वारा 5 फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है तो पी पोल के द्वारा P इंटू 5 फ्लक्स उत्पन्न होगा, तो वो टोटल फ्लक्स हो जाएगा। डीसी मशीन में पोलों के द्वारा कुल कितना फ्लक्स उत्पन्न हुआ? तो आप बताएंगे P5 हुआ। तो इसे आप वेबर लिखेंगे। भाई सिंपल सी बात है, इसे क्या लिखेंगे? वेबर लिखेंगे, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है? वेबर होता है फ्लक्स का। तो वही चीज़ है कि पोल में अगर पर पोल फ्लक्स का गुणा कर देंगे तो कितना फ्लक्स हो जाएगा? टोटल फ्लक्स P इंटू 5 हो जाएगा। समझ में आया? इतना हो गया। अब चौथा नंबर अगर मैं बात करूं तो चौथे नंबर में अगर बात किया जाए एक कंडक्टर के एक रोटेशन में एक रोटेशन मतलब एक चक्र वो क्या कर रहा है? लगा रहा है। एक कंडक्टर के एक रोटेशन में कंडक्टर के द्वारा लिखेंगे यहाँ पे, एक कंडक्टर के द्वारा एक रोटेशन में अभी हम केवल एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। एक कंडक्टर के द्वारा एक रोटेशन में कुल कटा फ्लक्स बराबर क्या होगा? सिंपल सी बात है, P5 होगा वेबर पर कंडक्टर पर साइकिल। समझ में आया? देखिए टोटल फ्लक्स कितना उत्पन्न हो रहा है? P इंटू 5। अब डीसी मशीन में टोटल फ्लक्स P इंटू 5 फ्लक्स हमारा क्या हो गया? प्रोड्यूस हो गया। अब उसके बाद हमारा मान लीजिए अभी हमारे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर जब उस मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा, तो वो टोटल फ्लक्स को काटेगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स P इंटू 5 उत्पन्न हो रहा है। जब P इंटू 5 फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। अब इसी के बीच ये कंडक्टर क्या किया गया? रखा गया और ये घूमेगा ऐसे,
ऐसे क्या करेगा, घूमेगा, तो ये एक चक्र में टोटल फ्लक्स को क्या करेगा, काटेगा। भाई एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है ना, मतलब एक चक्र कंप्लीट कर रहा है, तो एक चक्र क्या करेगा, वो काटेगा। एक चक्र में वो टोटल फ्लक्स कितना काटेगा, P इंटू 5 फ्लक्स काटेगा। तो अगर यहाँ पर यूनिट देखेंगे तो कितना फ्लक्स कटा, तो वेबर पर कंडक्टर, एक कंडक्टर के द्वारा इतना फ्लक्स काटा गया। कितने साइकिल में काटा गया, एक साइकिल में काटा गया, मतलब एक चक्र में काटा गया। समझ में आया, कितने चक्र में काटा गया, एक चक्र में काटा गया। तो कुल कटा फ्लक्स कितना हुआ, P इंटू 5 हुआ। समझ में आया, कुल कटा फ्लक्स कितना हुआ, P इंटू 5 हुआ। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रहा है। तो अब सोचिए, अब n चक्कर लगा रहा है, कितना चक्कर लगा रहा है, n चक्कर लगा रहा है। तो अभी भाई एक चक्कर लगा रहा है, एक रोटेशन दे रहा है। कंडक्टर हमारा कितना रोटेशन दे रहा है, एक रोटेशन। तो पांचवा क्या है, इसी प्रकार n साइकिल में कंडक्टर के द्वारा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक कंडक्टर के द्वारा n रोटेशन में, देखिए रोटेशन भी लिख सकते हैं, n साइकिल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। n साइकिल में कुल कटा फ्लक्स, कुल कटा फ्लक्स। अब देखिए n क्या है, n क्या है, स्पीड है। हमने यहाँ पर बताया नहीं कि n हमारा क्या है, आर्मेचर का स्पीड है। आर्मेचर स्पीड, आर्मेचर क्या है, स्पीड है। और किस में है भाई, आरपीएम में है, आरपीएम में है। आरपीएम का मतलब रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में रोटेशन की संख्या। समझ में आया, एक मिनट में कितना रोटेशन वो क्या कर रहा है, लगा रहा है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर n साइकिल भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप n रोटेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो ऊपर लिखे हैं उसी के हिसाब से लिखिए, n रोटेशन। समझ में आया। तो ये क्या है, ये एक मिनट में लगाएगा, n किस में है, आरपीएम में है। तो एक मिनट में कितना रोटेशन लगाएगा भाई, n रोटेशन लगाएगा। समझ में आया। तो कुल कटा फ्लक्स, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, n का गुणा हो जाएगा भाई। जितना ज़्यादा वो घूमेगा, जितना ज़्यादा साइकिल कंप्लीट करेगा, उतना ही ज़्यादा वो फ्लक्स कटेगा। भाई एक साइकिल में एक बार P5 फ्लक्स को काटा, तो दो साइकिल में 2 इंटू P5 फ्लक्स को काटेगा, तीन साइकिल में 3 इंटू P5 फ्लक्स काटेगा। n साइकिल है, n रोटेशन है, तो n इंटू P इंटू 5 फ्लक्स काटेगा एक कंडक्टर। अभी मैं केवल एक कंडक्टर की बात कर रहा हूँ। तो n इंटू P इंटू 5। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेबर, वेबर क्या कहते हैं, इसका यूनिट क्या लिखेंगे, वेबर पर कंडक्टर, पर कंडक्टर। और पर क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर मिनट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पर मिनट, क्योंकि एक मिनट में लगा रहा है ना। ये कितने में लगा रहा है, एक मिनट में लगा रहा है। एक मिनट में n रोटेशन दे रहा है, तो यहाँ पर मिनट कर सकते हैं आप, मिनट। समझ में आया, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पर मिनट। तो अब इसी मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो कैसे लिख सकते हैं आप, N/P/60 लिख सकते हैं, वेबर पर कंडक्टर, कंडक्टर पर सेकंड। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी यूनिट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेबर पर सेकंड, और पर क्या लिख सकते हैं, कंडक्टर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई किसी को प्रॉब्लम, हमारे समझ से तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया। तो कुल कटा फ्लक्स, n साइकिल में कुल कटा फ्लक्स कितना होगा, n इंटू P इंटू 5 इंटू अपान क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जब इतना आ गया तो अब सोचिए, अब यहाँ पे थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। तो इसको हम मिटा दें तो कोई दिक्कत होगी, सभी लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो आप लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा। ईएमएफ इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। देखिए ये तो एक कंडक्टर के द्वारा है ना, ये क्या है,
देखिए वेबर पर सेकंड होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप ईएमएफ निकालते हैं तो ई बराबर क्या होता है, एन डी फाई अपान डी टी होता है कि नहीं। आप सोचिए एन डी फाई अपान डी टी, फैराडे के सेकंड नियम के अनुसार जो ईएमएफ होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये क्या है, वेबर पर सेकंड है कि नहीं बताइए। यहाँ पे भी तो वेबर पर सेकंड आ रहा है, इसका मतलब ये भी ईएमएफ है, ये भी क्या है, ईएमएफ है। नहीं समझे, ये भी क्या है, ईएमएफ है। लेकिन ये ईएमएफ किस में है, पर कंडक्टर में प्रोड्यूस ईएमएफ है, क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट क्या आ रहा है, वेबर पर सेकंड आ रहा है। तो वेबर पर सेकंड आ रहा है तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे भी वेबर पर सेकंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ईएमएफ है। लेकिन ये जो ईएमएफ निकल के आया है पर कंडक्टर में प्रोड्यूस ईएमएफ है, समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, इसके नीचे लिख दे रहे हैं, पर कंडक्टर में प्रोड्यूस ईएमएफ, पर कंडक्टर में प्रोड्यूस ईएमएफ कितने साइकिल में, एन साइकिल में, समझ में आया। तो आप क्या लिखेंगे भाई, सिंपल सी बात है, एन पी फाई अपान क्या लिखेंगे 60। तो यहाँ पर लिखेंगे वेबर पर सेकेंड और पर क्या लिखेंगे कंडक्टर, समझ में आया। ये तो आपका ईएमएफ ही है, ये तो ये कंडक्टर में निकला है ना, ये किस में निकला है, ये कंडक्टर में निकला है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो एन साइकिल में बराबर करके मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, बराबर कितना हो जाएगा, एन पी फाई अपान क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, वेबर पर सेकंड हो जाएगा, पर कंडक्टर हो जाएगा। ये कंडक्टर में हुआ है ना, हमारा कितना है, ये कंडक्टर में हुआ है, ठीक है। अब कितने कंडक्टर में निकालना है, हमें तो एक पैरेलल आप पाथ में निकालना है। तो एक पैरेलल आप पाथ कितना होता है, जेड बाई ए होता है। तो इसी प्रकार आगे लिखेंगे, इसी प्रकार जेड बाई ए कंडक्टर में प्रोड्यूस ईएमएफ ई बराबर कितना होगा बताइए। इसमें गुणा कर देंगे भाई, ये कंडक्टर में अगर इतना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो जेड बाई ये कंडक्टर में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जेड बाई ए इंटू आपका एन पी फाई अपान क्या हो जाएगा 60, ये बोल्ट हो जाएगा। इसी को बोल्ट बोलते हैं, समझ में आया, इसी को क्या बोलेंगे, बोल्ट। अब यहाँ पर वेबर पर सेकंड, ये तो ईएमएफ का यूनिट है, ये तो आप पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। पर कंडक्टर, तो यहाँ पर एक कंडक्टर तो रह नहीं गया, अब कितने कंडक्टर आ गए, जेड बाई ए कंडक्टर आ गए। तो ये हमारा ईएमएफ है ना, तो ईएमएफ का जो हमारा यूनिट होता है वो क्या होता है, बोल्ट होता है। तो जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन आया वो जेड एन पी फाई अपान क्या आ गया 60 ए आ गया, बोल्ट। अब यही ईएमएफ इक्वेशन डीसी मोटर में भी होता है, डीसी जनरेटर में भी होता है, लेकिन डीसी मोटर में इसका नाम बैक ईएमएफ है, डीसी मोटर में इसका नाम क्या है, बैक ईएमएफ है, ठीक है। तो आगे कैसे है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अभी यहाँ पर ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन आप कर लिए हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें मिटा दे रहे हैं सभी लोग, जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगले सेमेस्टर से सभी क्लासेस टाइम से चलेंगी, आप लोग थोड़ा हेल्प करते होते तो सारे सिलेबस अब तक टाइम से ख़त्म होते। लेकिन क्या है ना कि अब कम लोगों को पढ़ाने का मन नहीं करता है यूट्यूब पे, आप लोग समझ रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स नहीं बढ़ेंगे कम से कम, जैसे मान लीजिए ये होता है ना कि आदमी वीडियो बनाए तो कम से कम तुरंत जो है 500-600 व्यूज आ जाएँ, अच्छे से 500-600 व्यूज आ जाएँ, लाइक्स आ जाएँ, और उसके बाद जो है आपका क्या कहते हैं कमेंट आ जाए। तो देखिए कमेंट और लाइक जितना ज़्यादा होगा ना उतना ही ज़्यादा हमारा वीडियो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो अगर कमेंट और लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो मेरा आगे नहीं बढ़ेगा, वैसे भी ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं। अब सिंपल सी बात है, ज़्यादा लोग नहीं देख पाएंगे, 100-150 लोग देखेंगे, तो उस कंडीशन में इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है हमें, फालतू का परेशान होने की। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए इसे आगे बढ़ाने की, ठीक है। आप लोगों के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा।
बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, और पढ़ाने में तो मैं कोई भी मतलब कमी नहीं करता हूँ, मैं पूरा फुल पढ़ाता हूँ। हमारा मन आ जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा डीप भी चला जाता हूँ और बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाने की कोशिश भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब आप लोग नहीं हेल्प करेंगे तो अच्छा नहीं लगता है ना। हेल्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ही लोगों के माध्यम से सभी लोग जान पाएंगे कि हाँ यहाँ पे क्लास चल रहा है। अब जब लड़के जानेंगे ही नहीं तो फिर कैसे जानेंगे कि क्लास चल रहा है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जब सभी चीज़ें सही रहेंगी तो इधर क्लास भी अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होगा। अब ध्यान से देखिए, जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन है, ई बराबर क्या होता है, एन पी फाई जेड अपान क्या होता है 60 ये होता है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, ये बोल्ट हो गया। तो अगर जब लैप बाइंडिंग होता है, लैप बाइंडिंग होता है, लैप बाइंडिंग क्या होता है, हाई करंट बाइंडिंग होती है। हाई करंट बाइंडिंग होती है, हाई करंट लो वोल्टेज बाइंडिंग, हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग, समझ में? हाई करंट लो वोल्टेज वाइंडिंग होती है लैप बाइंडिंग। इसमें थिक वायर यूज किया जाता है, थिक वायर क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हाई करंट वाइंडिंग है, जब करंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मोटे तार की हमें क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसे जैसे वेल्डिंग मशीनों में क्या करते हैं, यूज करते हैं, वेल्डिंग में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर हैवी करंट की हमें क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। वेल्डिंग मशीनों के अलावा भी जो है और जगहों पर भी इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। लैप बाइंडिंग के केस में क्या होता है, ये बराबर क्या होता है, P होता है बराबर नंबर ऑफ ब्रश। भाई कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश लगे होंगे, कार्बन ब्रश लगे होंगे, कॉपर ब्रश लगे होंगे, ठीक है। ग्रेफाइट का ब्रश भी होता है, लेकिन कार्बन ब्रश ज़्यादा यूज किया जाता है। छोटी मशीन के लिए जो है कॉपर का ब्रश क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये बराबर अगर P होगा तो इसी में इक्वेशन में देखिए, तो ई लैप की बात करें तो ई लैप, अगर ई लैप देखेंगे तो बताइए ए बराबर P रखेंगे इसमें, तो यहाँ पर एन पी फाई जेड बाई क्या होगा 60, ए बराबर कितना है, P है, तो P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एन फाई जेड बाई क्या होता है 60 होता है। तो ई लैप बराबर आपका इतना आ गया। ई लैप बाइंडिंग में जो ईएमएफ इक्वेशन होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो एन फाई जेड अपान क्या होता है 60 है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो पोल कट गया, तो ये क्या हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो लैप बाइंडिंग में ईएमएफ होता है, यहाँ पर पॉइंट करके लिखेंगे कि लैप बाइंडिंग में जो हमारा ईएमएफ होता है वो नंबर ऑफ पोल पे नहीं डिपेंड करता, नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ पोल पे नहीं डिपेंड करता। समझ में आया? लैप बाइंडिंग में जो हमारा ईएमएफ होगा वो नंबर ऑफ पोल पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर वेब बाइंडिंग की मैं बात करूं तो वेब बाइंडिंग के केस में अगर देखा जाए तो थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, तो इसको हम मिटा सकते हैं, सभी लोग तो समझ रहे हैं। अगर मैं वेब बाइंडिंग की बात करूं, ई वेब देखिए, वेब बाइंडिंग का मतलब क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं कि वेब बाइंडिंग के केस में क्या होता है। यहाँ पर हम वेब बाइंडिंग थोड़ा बता दें, अगर मैं वेब बाइंडिंग की बात करूं तो वेब बाइंडिंग के केस में होता है कि ये हमारा सबसे पहले हाई वोल्टेज बाइंडिंग होती है। क्या होती है, हाई वोल्टेज बाइंडिंग, समझ में आया? लो करंट वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग और क्या होती है, लो करंट वाइंडिंग होती है, ठीक है। इसमें थिन वायर यूज किया जाता है, थिन वायर, जहाँ पर हमें वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो हम वेब बाइंडिंग का क्या करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये बराबर 2 होता है, क्या होता है, ये बराबर 2 होता है, और बराबर नंबर ऑफ ब्रश होता है, नंबर ऑफ ब्रश, समझ में आया? ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रश होता है,
तो यहाँ पर इसमें केवल 2 ही ब्रश लगेंगे, जबकि इसमें जितने नंबर ऑफ पोल होंगे उतने ब्रश लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर 2 रख देंगे। तो यहाँ पर ई वेब बराबर कितना होगा, NP5Z/60। ए का मान कितना होगा, 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, NP5Z/120 आ जाएगा। तो ई वेब बराबर आपका कितना है, NP5Z/ क्या हो जाएगा, 120। तो ये नंबर आप मतलब वेब बाइंडिंग में जो वोल्टेज होता है वो नंबर आप पैरेलल आप पाथ पर डिपेंड नहीं करता। समझ में आया, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। वो नंबर आप पैरेलल आप पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो ये 2 फार्मूला आपको याद रखना है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्या किए जाते हैं, इस पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें सारी चीज़ें दी रहेंगी, ईएमएफ निकालने के लिए कह देगा नहीं तो ईएमएफ देखिए अब जैसे ईएमएफ निकालना होगा तो ये सारी चीज़ें दी रहेंगी फार्मूले में, उसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें जैसे कंडक्टर की संख्या निकालनी होगी तो ईएमएफ दिया रहेगा, बाकी ये तीनों दिया रहेगा। तो इस तरीके से दिया रहेगा, आपको केवल क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा जटिल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ई लैब की बात करें तो ई लैब बराबर होता है N/Z क्या होता है, 60 होता है। अभी शायद यही निकाले हैं, पी से पी उसमें क्या हो जाता है, इसमें कट जाता है। तो अगर ई लैब बाई क्या करें, ई वेब करें, दोनों को भाग दे दें। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं, N/Z/ क्या होगा, 60 बटे क्या होगा आपका, NP5Z/ क्या होगा, 60 होगा, 120 होगा। कितना होगा, 120 होगा। अब देखा जाए तो इसी को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, N/Z/ क्या, 60 गुणे 120 बटे NP5Z। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, N से N कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, Z भी कैंसिल हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा। तो आप बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर आपका 2/P। तो यहाँ पर ई लैब बटे ई वेब बराबर 2/P है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ई लैब बराबर 2/P इंटू ई वेब। ये भी क्वेश्चन पूछ नंबर आप पोल दे देगा, कहेगा वेब बाइंडिंग में ईएमएफ इतना है तो लैब बाइंडिंग में ईएमएफ कितना होगा, समझ में आया। तो ऐसे दे देगा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन क्या होता है, बनता है। तो आज का आपका जो ईएमएफ इक्वेशन है यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए। बाकी आपका सब्जेक्ट समय से ख़त्म होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं चाहूँ तो एक ही दिन में ख़त्म कर दूँ। धन्यवाद।